everyone, I'm Shruti Mishra. Welcome to our channel Blaze on Mantra, and today I've brought a new video for you. So today we'll be looking at the famous Mark Antony speech from Julius Caesar. We'll be discussing how to write a critical analysis for it. So let's start. तो अब मार्क एंटनी के स्पीच के क्रिटिकल एनालिसिस को डिस्कस करने से पहले उसके बैकग्राउंड को थोड़ा देख लेते हैं। पहले ये जानते हैं कि ये ऑथर कौन थे जिन्होंने इस फेमस प्ले जूलियस सीजर को लिखा। जूलियस सीजर के ऑथर है, प्ले राइट है विलियम शेक्सपियर। यहाँ पे हमने प्ले राइट क्यों यूज किया है? क्योंकि प्ले राइट जो जूलियस सीजर है वो एक प्ले है, वो एक ड्रामा है जो स्टेज परफॉर्मेंसेस के लिए लिखा गया था। तो जो विलियम शेक्सपियर है वो उसके प्ले राइट हुए। तो विलियम शेक्सपियर का नाम डेफिनेटली आप सबने सुना होगा, स्कूल्स में आपने पढ़ा होगा विलियम शेक्सपियर के बारे में, या फिर उनके बहुत सारे स्टोरीज, पोएम्स, कुछ ना कुछ तो जरूर पढ़ा होगा हर किसी ने। आप किसी भी बोर्ड से आते हो, आप सीबीएसई से हो, आईसीएसई से हो या किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, आपने डेफिनेटली विलियम शेक्सपियर का नाम सुना होगा। क्योंकि अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो विलियम शेक्सपियर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ इट। विलियम शेक्सपियर कौन थे? विलियम शेक्सपियर एक बहुत ही रिनाउंड इंग्लिश पोएट हैं, प्ले राइट हैं, एक्टर भी थे, और इनका जन्म हुआ था स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, इंग्लैंड। विलियम शेक्सपियर जो थे वो इंग्लिश थे और इनका जन्म जिस जगह हुआ था उसका नाम था स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, और इनका जन्म 1564 में हुआ था। किस दिन को हुआ था ये पता नहीं है किसी को भी। फिर शेक्सपियर जो थे वो एक बहुत ही प्रोलिफिक राइटर हैं, बहुत अलग अलग तरह की चीजें उन्होंने लिखी हैं, और ये सबसे ज्यादा फेमस थे एलिजाबेथन और जैकोबिन एजेस में ब्रिटिश थिएटर के। और जो प्लेज हैं वो शेक्सपियर की सबसे ज्यादा इंड्योरिंग लेगेसी है। मतलब सबसे ज्यादा अगर किसी चीज के लिए याद किया जाता है शेक्सपियर को तो वो उनके प्लेज के लिए ही है। और उन्होंने बहुत सारे पोएम्स भी लिखे हैं जो काफी पॉपुलर हैं, लेकिन जो उनके प्लेज हैं वो उनके पोएम्स के भी कंपैरिजन में ज्यादा पॉपुलर हैं। और हर स्कूल के, ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर स्कूल सिलेबस में आपने कहीं ना एक स्टोरी जरूर पढ़ी होगी जो विलियम शेक्सपियर की होगी। और अगर हम इनके वर्क्स के बारे में बात करें, क्या कुछ इन्होंने लिखा है, तो इन्होंने 37 प्लेज, 2 नरेटिव पोएम्स, 154 सोनेट्स और भी बहुत तरह के पोएम्स लिखे हैं। और इनके जो टोटल 37 प्लेज हैं ये डिफरेंट थीम्स के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। मतलब हर प्ले किसी ना किसी थीम के बारे में है। तो इन्हें बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेज लिखे हैं जिसमें हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स को लेके, मोस्टली इंग्लैंड के किंग्स, उनको लेकर प्लेज लिखे हैं। फिर इनके बहुत सारे प्लेज ऐसे हैं जो ट्रेजेडीज हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो कॉमेडीज हैं। ट्रेजेडीज वैसे प्ले हैं जिनका एंडिंग दुखद होता है, कॉमेडीज हैप्पी प्लेज हैं, और बहुत सारे प्लेज ऐसे भी हैं जो ट्रेजेडी और कॉमेडीज के मिक्सचर है। तो कौन कौन से प्लेज हैं और वो किस किस कैटेगरी में आते हैं ये हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अब देखिए, जो शेक्सपियर की लेगेसी है, जिसकी वजह से अभी तक हम शेक्सपियर को जानते हैं या उनके बारे में जो जानते हैं, वो है उनके डाइवर्स वर्क के लिए, उनके प्लेस के लिए, जिनको काउंटलेस, मतलब न्यूमरस फॉर्म्स में अडेप्ट किया गया है। स्टेजेस पे बहुत सारे प्लेस किए गए हैं। अगर 1564 में शेक्सपियर का जन्म हुआ था तो 16th सेंचुरी से लेकर अभी 21st सेंचुरी तक शायद ऐसे हजारों लाखों बार हुआ होगा पूरे वर्ल्ड में, किसी एक कंट्री में नहीं, पूरे वर्ल्ड में, कि उनके प्लेस के ऊपर हजारों मूवीज बन चुकी हैं। उनके प्लेस की स्टोरी को अलग अलग फॉर्म में अडेप्ट करके मूवीज को बनाया गया है डिफरेंट लैंग्वेजेस में पूरे वर्ल्ड में। और बहुत तरह के स्टेज परफॉर्मेंसेस, अलग अलग तरह के ड्रामा, या फिर उनके वर्क पे बेस करके डिफरेंट नॉवेल स्टोरीज को भी लिखा गया है। अगर हम इंडिया की बात करें तो जो सबसे फेमस एग्जाम्पल है, सिंपल एग्जाम्पल है, वो है शेक्सपियर के प्ले ओथेलो के ऊपर हमने सैफ अली खान का लंगड़ा त्यागी वाला कैरेक्टर देखा है। फिर ऐसे बहुत सारे फिल्म्स हैं जिसमें शेक्सपियर के स्टोरीज को अडेप्ट करके हिंदी मूवीज बनाई गई हैं। वो स्टोरीज डायरेक्टली नहीं है, बट उनको अडेप्ट किया गया है डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट कल्चर्स के हिसाब से। अगर आपको याद हो तो जो जूही चावला और आमिर खान की पहली मूवी थी कयामत से कयामत तक, वो जो रोमियो जूलियट का अडेप्टेशन था। तो इस तरह से ऑलमोस्ट आपको बहुत सारी मूवीज ऐसी मिलेंगी इंडिया में ही जो कि जूलियस सीजर के
सॉरी विलियम शेक्सपियर के प्लेस को अडॉप्ट किया गया है। अब जो कंट्रीब्यूशन है शेक्सपियर का इंग्लिश लैंग्वेज में, वो ये है कि इंग्लिश लिटरेचर के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए शेक्सपियर ने अपने प्लेस के थ्रू, अपने वर्क्स के थ्रू हजारों ऐसे वर्ड्स, फ्रेजेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस उन्होंने फॉर्मुलेट किए हैं जो ऑलरेडी इंग्लिश लैंग्वेज में एग्जिस्टिंग नहीं थे। उन्होंने लैटिन को यूज करके, फ्रेंच को यूज करके और डिफरेंट जो लैंग्वेजेस उनके टाइम पर जो था, उन सारे लैंग्वेजेस को यूज करके नए वर्ड्स को बनाया, जिसके थ्रू वो अपने स्टोरी को ज्यादा इजीली समझा सकते हैं। ये सारे कौन कौन से वर्ड्स हैं? कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, जैसे कि है आर्कविलन, बर्थ प्लेस, ब्लड सकिंग, कर्टशिप, ड्यू ड्रॉप, डाउनस्टेयर्स, ये सब, वॉच डॉग, देखिए ये सब काफी कॉमन इंग्लिश वर्ड्स हैं जिनको आजकल हम लोग समझते हैं कि ये बहुत ही कॉमन है। हंच बैग्ड, डाउनस्टेयर्स, डाउनस्टेयर्स जो वर्ड है ये कितना ही कॉमन है, हर कोई शायद उसको डेली यूज करता है, लेकिन शायद ही किसी को पता हो कि ये वर्ड शेक्सपियर ने बनाया था। तो इस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसको शेक्सपियर ने फॉर्मुलेट किया है अपने डिफरेंट वर्क्स के थ्रू। अब इस स्लाइड में आप देख रहे हो कि शेक्सपियर के जो प्लेज हैं, जो हमने अभी डिस्कस किया था कि उनके प्लेज डिफरेंट जॉनर्स में हैं। तो यहाँ पे कॉमेडीज में बहुत सारे प्लेज उनके कॉमेडीज हैं, जितने आप नाम यहाँ पर देख रहे हो ये सारे कॉमेडीज के जॉनर हैं। जो सबसे फेमस एग्जाम्पल है वो है कॉमेडी ऑफ एरर्स। इसके ऊपर एक बहुत फेमस हिंदी फिल्म है अंगूर, ये संजीव कपूर की फिल्म है। अगर आप उस फिल्म को देखोगे तो उसकी स्टोरी और कॉमेडी ऑफ एरर्स की स्टोरी कंप्लीटली सेम है। वैसे ही हिस्टोरिकल बहुत सारे प्लेज हैं, हेनरी फोर्थ के ऊपर, हेनरी सिक्स्थ के ऊपर, रिचर्ड टू, रिचर्ड थर्ड, इन सब कैरेक्टर्स जो हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स थे, जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करते थे, जो किंग्स थे इंग्लैंड के, उनके ऊपर हिस्टोरिकल प्लेज लिखे हैं शेक्सपियर ने। फिर जो ट्रेजेडीज है, इसमें एंटोनियन क्लियोपैट्रा, जूलियस सीजर, किंग लियर, मैकबेथ, ओथेलो, रोमियो जूलियट जो सबसे फेमस है। रोमियो जूलियट के नाम शायद हर किसी ने सुना हो, जो इंग्लिश लिटरेचर से वास्ता नहीं भी रखता है उसने भी रोमियो जूलियट का नाम जरूर सुना होगा। रोमांसेस है, द टेम्पेस्ट, विंटर्स टेल, ये सब काफी फेमस है। पोएट में शेक्सपियर ने बहुत सारे पोएम्स लिखे हैं, बट ये जो कुछ पोएम्स हैं ये उनके द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फेमस पोएम्स हैं। और सोनेट्स जो है, शेक्सपियर अपने सोनेट्स के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। अब जो हमारा आज का टॉपिक है, मार्क एंटनी का स्पीच, उसको शुरू करने के पहले हम ये देख लेते हैं कि मार्क एंटनी कैसा दिखता था, जूलियस सीजर कैसा दिखता था। तो ये एक मार्क एंटनी का स्कल्पचर है और आपके राइट हैंड साइड में ये जूलियस सीजर का स्कल्पचर है। और ये आर्टिस्ट का पोर्ट्रेल है, अभी ये बहुत रीसेंट किसी ने बनाया है कि अगर जूलियस सीजर की कोई पेंटिंग बनाता है, इन लोगों की पेंटिंग एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ मूर्तियां हैं, तो अगर ये इस मूर्ति से जूलियस सीजर की ये पेंटिंग फोटो बनाई गई है कि अगर जूलियस सीजर को कोई इमेजिन करता है कि वो कैसा दिखता होगा, तो जूलियस सीजर शायद असलियत में ऐसा दिखता। तो चलिए अब मार्क एंटनी के स्पीच को डिटेल में समझने के पहले जिस प्ले से वो लिया गया है, जूलियस सीजर, उसकी समरी को देखते हैं, उसकी स्टोरी को जानते हैं कि मार्क एंटनी ने जो अपने स्पीच में कहा वो क्यों कहा और उसका क्या मतलब है, किस कॉन्टेक्स्ट में उसने कहा। जूलियस सीजर जो एक प्ले है वो एक काफी फेमस हिस्टोरिकल प्ले है, क्योंकि इसमें जो मेन कैरेक्टर है सीजर, वो एक ओरिजिनल कैरेक्टर है रोमन एम्पायर का। वो एक बहुत बड़ा जनरल था जिसने रोमन एम्पायर के लिए बहुत सारे बैटल्स जीते थे, बहुत सारे वॉर्स जीते थे, और वो रोमन एम्पायर में बहुत सारे पैसे भी लेकर आ रहा था, जिसकी वजह से वो काफी फेमस हो गया था। अपनी बहादुरी के लिए वो बहुत फेमस था और लोग उसे बहुत पसंद करते थे। हर किसी को ये डर था कि सीजर की जो बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी है और जो उसका बढ़ता हुआ पावर है रोमन एम्पायर के अंदर, वो उसको एक दिन किंग बना देगी, और वो किंग बनना चाहता है ऐसा सीनेट के सारे लोग समझते थे। अब रोमन एम्पायर को समझते हैं। रोमन एम्पायर जो है वो एंशियंट हिस्ट्री में एक काफी बड़ा एम्पायर था, जो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यूरोप को कवर करता था, इजिप्ट तक फैला हुआ था, अफ्रीका में और एशिया में, जहां पर अभी आप टर्की देखते हो, या वेस्ट एशिया के पार्ट तक अगर हम कहें, तो वहां तक रोमन एम्पायर फैला हुआ था और काफी शक्तिशाली एम्पायर था।
तो ऐसे में अगर इतने बड़े एम्पायर का कोई राजा बनना चाहता हो तो ये बहुत ऑब्वियस बात है कि वहां पर जो बाकी पावरफुल लोग हैं वो उससे जेलस होंगे। जूलियस सीजर के टाइम तक जो रोम है वो एक रिपब्लिक था, वहां पे रिपब्लिकन गवर्नमेंट का सेटअप था जहां पे कोई किंग नहीं था, मोनार्की नहीं थी। तो जितने सेनेटर्स हैं, जो लोग गवर्नमेंट को चलाते थे, वो लोग एक कॉन्स्पिरेसी करते हैं, एक गेम प्लान बनाते हैं जिसमें वो ये डिसाइड करते हैं कि सीजर जब अभी जो अपने लेटेस्ट वॉर से जीत के आ रहा है उसमें हम सीजर को बुलाएंगे, उसको ये कहकर बुलाएंगे कि तुम कैपिटल के पास कैपिटल पे आओ, हम लोग तुम्हें सम्मानित करेंगे और वहां पर हम सब मिलके सीजर को मार देंगे। तो अब इस प्लॉट को फ्रूटफुल बनाने के लिए सबसे जरूरी था सेनेट का जो एक और सेनेटर था, मार्कस ब्रूटस। वो सीजर का काफी अच्छा और क्लोज फ्रेंड था जिसको सीजर काफी मानता था। और ब्रूटस अपने ऑनेस्टी के लिए, अपने एक ऑनरेबल कैरेक्टर के लिए रोमन सिटीजन्स के बीच में भी काफी पॉपुलर था, लोग उसे भी काफी पसंद करते थे क्योंकि ब्रूटस एक बहुत जस्ट और ऑनेस्ट इंसान था। तो अगर जूलियस सीजर को मारना था तो उसके लिए ब्रूटस को समझाना कि जूलियस सीजर जो है वो रोमन एम्पायर के खिलाफ कुछ काम कर रहा है, या अगर वो किंग बन जाएगा तो जो रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट है रोमन एम्पायर का वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इस चीज को जो सेनेटर्स हैं वो ब्रूटस को अच्छे से समझा देते हैं, ब्रूटस को कन्विंस कर लेते हैं और ब्रूटस भी ये तैयार हो जाता है कि वो भी सीजर को मारेगा, क्योंकि अब एक ही रास्ता बचा है कि अगर रोमन रिपब्लिक को बचाना है तो सीजर को मारना होगा। अब ऐसे में सीजर का एक और फ्रेंड है, मार्क एंटनी, वो सीजर का रिलेटिव भी है, उसको वो लोग अपने प्लॉट में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो वही जो उन्होंने प्लॉट क्रिएट किया है वही होता है, सीजर को कैपिटल पे बुलाया जाता है और उसे सारे सेनेटर्स मिलकर मार देते हैं और जो ब्रूटस है वो लास्ट स्टैप करता है। तो एट टू ब्रूटस जो फेमस फ्रेज है वो जूलियस सीजर का ही है, मतलब ब्रूटस तुमने भी मेरे साथ ऐसा किया। तो अब जब ब्रूटस भी कन्विंस्ड है कि सीजर बहुत ज्यादा पावरफुल बनना चाहता है, पूरे रोम पे कैप्चर करना चाहता है, तो वो लोग मिलकर उसे मार देते हैं मार्च के महीने में। फिर उसी टाइम पर मार्क एंटनी आ जाता है, सीजर की बॉडी रखी हुई है, डेड बॉडी, और मार्क एंटनी वहां पर आ जाता है। तो मार्क एंटनी को जो सेनेटर्स हैं वो समझाते हैं कि उन्होंने क्यों सीजर को मारना प्रेफर किया और वो किस तरह से रोमन एम्पायर के लिए खतरा बनता जा रहा था। तो वहां पर मार्क एंटनी जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं, जो सेनेटर्स हैं, उनके सामने ये दिखाता है कि वो बिल्कुल कन्विंस्ड है और वो सेनेटर्स के खिलाफ किसी भी तरह से नहीं है। जबकि अकेले में जब सेनेटर्स चले जाते हैं और वो अकेला रहता है सीजर की बॉडी के साथ, तब वो कहता है कि सीजर मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे बुचर्स के साथ में दोस्ती की, उनका तुम्हारा मैं बदला नहीं ले रहा हूं। तो जो सेनेटर्स के साथ में जो कॉन्वर्सेशन होता है मार्क एंटनी का, वो उसको पढ़ने से रीडर्स को ये बहुत क्लियर हो जाता है कि मार्क एंटनी जो है वो सीजर के मरने का बदला लेना चाहता है। और उससे भी ज्यादा धीरे धीरे जब हम स्टोरी में प्रोग्रेस करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि जो मार्क एंटनी है वो पूरे रोम के ऊपर खुद कब्जा जमाना चाहता है और सीजर जो इतना पावरफुल जनरल था वो मर जाता है, उस सिचुएशन का वो फायदा उठाना चाहता है अपने पॉलिटिकल पावर को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर यही होता है, जो एंटनी है वो सेनेटर्स को कहता है कि ठीक है, आप लोगों ने जो किया वो उसको मैं मानता हूं, मुझे उस सब चीजों से कोई आपत्ति नहीं है, बस मुझे जब सीजर का फ्यूनरल होगा आप लोग जाके सिटीजन्स को बताओगे कि आपने सीजर को क्यों मारा, उसके बाद मुझे भी सीजर के बारे में, सीजर क्योंकि मेरा इतना अच्छा दोस्त था, रिलेटिव था, तो उसके बारे में मुझे भी कुछ दुख व्यक्त करने के लिए, अपने शोक को प्रकट करने के लिए मुझे भी सिटीजन्स के सामने कुछ बोलने का मौका दीजिए। सेनेटर्स तैयार हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं तैयार होते हैं, बट जो मार्कस ब्रूटस है वो तैयार हो जाता है, वो एंटनी के इंटेंशंस को नहीं समझता और वो एंटनी को एक चांस देने के लिए तैयार हो जाता है। अब इस चांस को, जो उसको स्पीच देने का मौका मिलता है एंटनी को पूरे पब्लिक के सामने, उसको एंटनी किस तरह से यूटिलाइज करके सारे लोगों को सेनेटर्स के अगेंस्ट कर देता है, सारे रोमन सिटीजन्स को सेनेटर्स के अगेंस्ट करके एक सिविल वॉर का सिचुएशन क्रिएट कर देता है रोम में, और खुद रोम का राजा बन जाता है अल्टीमेटली। इसी चीज को अब हम देखते हैं कि एंटनी ने अपने स्पीच में ऐसा क्या कहा। ये जो आप अपने स्क्रीन पे टेक्स्ट देख रहे हो,
ये मार्क एंटनी का स्पीच है। जो सीजर, जो विलियम शेक्सपियर ने जो लिखा है प्ले के अंदर, ये डायरेक्टली उसका लैंग्वेज है। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ सिंपल वर्ड्स में। फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन, लेंड मी योर ईयर्स। आई कम टू बेरी सीजर, नॉट टू प्रेज हिम। एंटनी कहता है अपने ओपनिंग सेंटेंस में, वो लोगों को पहले फ्रेंड्स की तरह रेफर करता है, फिर उनको एज रोमन सिटीजन रेफर करता है, और फिर बोलता है कि तुम लोग मेरे फेलो कंट्रीमैन हो। मुझे, मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं यहाँ पे सीजर को बरी करने के लिए आया हूँ, उसको दफनाने के लिए आया हूँ, सीजर की बड़ाई करने नहीं आया हूँ। The evil that men do lives after them, the good is oft interred with their bones. So let it be with Caesar. फिर एंटनी कह रहा है कि जो लोग जो अपने लाइफ टाइम में बुरे काम करते हैं, वो उनके मरने के बाद भी लोग उन सारे कामों को याद रखते हैं, और जो एक इंसान का अच्छा काम होता है, जो उसने अच्छे काम किए होते हैं अपने लाइफ में, वो सब उसको उसके मरने के साथ ही, उसके बोन्स के साथ वो जमीन के अंदर दफन हो जाते हैं। तो ऐसा ही सीजर के साथ भी हो। The noble Brutus hath told you Caesar was ambitious. If it was so, it was a grievous fault. जो नोबल ब्रूटस है, आप सभी जानते हो कि ब्रूटस कितना अच्छा इंसान है, कितना नोबल इंसान है। तो ब्रूटस ने कहा है कि जो सीजर है वो बहुत एम्बिशियस हो गया था, बहुत महत्वाकांक्षी हो गया था, जो रोम के लिए एक खतरा बन गया था। और अगर सीजर इतना एम्बिशियस था तो ये उसकी बहुत बड़ी गलती थी। एंड ग्रीवियसली हैड सीजर आंसर्ड इट। और बहुत ग्रीवियसली सीजर ने इसका आंसर किया है, अपनी गलती के लिए उसको मार दिया गया, और ये उसने काफी बहुत ग्रेव आंसर दिया है अपने फॉल्ट का। Here under the leave of Brutus and the rest, for Brutus is an honorable man, so are they all honorable man. Come I to speak in Caesar's funeral. फिर एंटनी बता रहा है लोगों को कि मैं यहाँ पर ब्रूटस के परमिशन से, और बाकी सारे जो सेनेटर्स हैं, जो कि सारे ऑनरेबल लोग हैं, उनके परमिशन से मैं यहाँ पर सीजर के फ्यूनरल पे कुछ बोलने आया हूँ। फिर वो कहता है, he was my friend, faithful and just to me, but Brutus says he was ambitious, and Brutus is an honorable man. सीजर मेरा फ्रेंड था, मेरे लिए काफी फेथफुल था, कभी उसने मुझसे धोखेबाजी नहीं की, हमेशा मेरे साथ जस्ट था। बट आपको तो पता है कि सीजर, ब्रूटस ने अभी आपसे कहा कि सीजर, सॉरी, जो है वो काफी एम्बिशियस था। और हमें सबको पता है कि ब्रूटस जो है वो काफी ऑनरेबल मैन है, वो कभी झूठ नहीं बोलता, गलत बातों को सपोर्ट नहीं करता। He hath brought many captives home to Rome, whose ransoms did the general coffers fill. सीजर ने बहुत सारे वॉर्स, जितने सीजर ने जीते थे, वहां से बहुत सारे कैप्टिव्स, बंदी को सीजर रोम लेकर आता था, और उनको छुड़ाने के लिए जो उनके कंट्री वाले लोग पैसे देते थे, वो सब सीजर खुद के पास नहीं रख के, जो रोमन एम्पायर का जो ट्रेजर था, खजाना था, उसमें सारे पैसे डाल देता था। Did this in Caesar seem ambitious? क्या ये जो खजाना भरने का काम, रोमन एम्पायर के खजाने को भरने का काम सीजर करता था, क्या ये महत्वाकांक्षा थी? तो एंटनी इनडायरेक्टली ये कहना चाहता है कि अगर सीजर इतना ज्यादा महत्वाकांक्षी है, जितना ब्रूटस और बाकी सेनेटर्स आपको बता कर गए हैं अभी स्टेज पर, अगर सीजर वैसा ही एम्बिशियस होता, तो क्या वो सारे पैसे खुद के पास नहीं रखता? वो क्यों सारे पैसे रोमन एम्पायर के खजाने में डाल देता? When that poor have cried, Caesar hath wept. Ambition should be made of sterner stuff. ऐसा कब हुआ है कि जब इस कंट्री के, रोम के जो पुअर लोग हैं वो रो रहे हों, परेशान हों, तो सीजर परेशान हुआ है? अगर सीजर महत्वाकांक्षी था, तो महत्वाकांक्षा तो बहुत स्ट्रिक्ट होती है, लोग ऐसे इमोशनल नहीं होते जो महत्वाकांक्षी होते हैं। Yet Brutus says he was ambitious, and Brutus is an honorable man. फिर भी ब्रूटस कहता है कि सीजर जो है वो एम्बिशियस था, और हम सबको पता है कि ब्रूटस ऑनरेबल मैन है। You all did see that on the Lupercal I thrice presented him a kingly crown, which he did thrice refuse. Was this ambition? ल्यूपरकैल रोम का एक फेस्टिवल है, जहां पर गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी को के लिए इसको सेलिब्रेट किया जाता था। तो ल्यूपरकैल के फेस्टिवल में मैंने खुद सीजर को 3 बार क्राउन, मतलब जो ताज है, किंग बनने के लिए जिस ताज की जरूरत होती है, वो मैंने 3 बार सीजर को ऑफर किया था, और तीनों बार सीजर ने रिफ्यूज कर दिया। क्या आपको लगता है ये महत्वाकांक्षा थी? क्या ये सीजर का एम्बिशन था?
Yet Brutus says he was ambitious. But फिर भी Brutus तो कहता है कि Caesar ambitious था. And sure he is an honorable man. और हम सबको पता है कि Brutus honorable है. कितना सच्चा इंसान है वो. I speak not to disprove what Brutus spoke, but here I am to speak what I do know. मैं यहाँ पे जो ब्रूटस ने कहा, जो बाकी सिनेटर्स ने आपको बताया है, उन सारे रीजंस को डिस्प्रूव करने, गलत ठहराने नहीं आया हूं. मैं सिर्फ यहाँ पर आपको वो बताने आया हूं जो सीजर के बारे में मैं जानता हूं पर्सनली. You all did love him once, not without cause. What cause withholds you then to mourn for him? आप सब एक समय सीजर से इतना ज्यादा प्यार करते थे, और वो प्यार बिना किसी रीजन के तो नहीं था, वो ऐसे ही तो नहीं था. तो अब आपको क्या रोक रहा है कि आप जब सीजर मर गया है तो उसके मौत पे शोक मनाए? O judgment, thou art fled to brutish beasts, and men have lost their reason. Bear with me, my heart is in the coffin, there with Caesar, and I must pause till it come back to me. फिर एंटनी लोगों को कहता है कि जो जजमेंट है, आपकी जो समझने की शक्ति है, वो जानवरों से भी खराब हो गई है. अब समझने की जो शक्ति है वो ब्रूटिश बीस्ट मतलब जानवरों में चली गई है, और जो मेन है उन्होंने अपने सोचने समझने की शक्ति, रीजनिंग की पावर खोल दी है. आप प्लीज मेरे साथ बेयर करिए, थोड़ी देर मुझे बर्दाश्त करिए, क्योंकि मेरा जो हार्ट है वो सीजर जो जिस कॉफिन में, जिस ताबूत में है, मेरा हार्ट अभी सीजर के पास है, और जब तक वो मेरे पास वापस नहीं आ जाता तब तक मैं रुकता हूं. मतलब यहाँ पे एंटनी लोगों को एक इमोशनल कॉन्टेक्स्ट में ये बोलता है कि मेरा तो हार्ट दुख से भरा हुआ है सीजर के मरने पे, सीजर के डेड बॉडी के साथ मेरा हार्ट है, और मैं अब आगे कुछ नहीं करूंगा, कहूंगा, मैं थोड़ी देर रुकता हूं जब तक मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल ना कर लूं. तो यहां पर इस लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच में जो एंटनी है वो लोगों के इमोशंस को स्टर करने के बाद इनडायरेक्टली वो लोगों को थोड़ा समझने के लिए, अपने स्पीच को दिमाग में प्रोसेस करने के लिए थोड़ा वक्त देता है. तो अभी तक हमने ये देखा कि जो एंटनी है वो अपने स्पीच में लोगों से क्या कहता है, किस तरह से जो ब्रूटस ने अपने स्पीच में कहा था एंटनी के जस्ट पहले उसी स्टेज पर, उन सारी चीजों को वो डायरेक्टली उनके बारे में कुछ नहीं कहता. एंटनी एक बार भी नहीं कहता कि जो सेनेटर्स हैं उन्होंने कोई गलती की. बस वो इनडायरेक्टली हर बात को लोगों के दिमाग में बिठाता है कि किस तरह से जो ब्रूटस कह रहा है वो सब कुछ गलत है. आप खुद सोचो, जो मैं कह रहा हूं और जो ब्रूटस कह रहा है उसमें कौन सी बात सच है. अब हम देखते हैं कि जो भी एंटनी ने कहा उसको किस तरह से हम एनालाइज करें. तो एंटनी का जो फ्यूनरल ओरेशन है, सीजर के फ्यूनरल पे जो भी एंटनी कह रहा है, बोल रहा है, वो जो है वो सीजर्स के शेक्सपियर का जो सबसे फेमस लाइंस है, फ्रेंड्स रोमन कंट्रीमैन. ये जो सेंटेंस है ये शेक्सपियर के वर्क्स में सबसे ज्यादा फेमस है, और ये एक रिटोरिकल आयरनी का एग्जाम्पल है. मतलब रिटोरिकल आयरनी का मतलब है कि एंटनी का जो इंटेंशन है वो अपने वर्ड्स में डायरेक्टली नहीं बोल रहा, इनडायरेक्टली लोगों तक अपने वर्ड्स को, अपने इंटेंशन को पहुंचा रहा है. और ये जो पूरा स्पीच है एंटनी का, इसको हम जूलियस सीजर का एक थीमेटिक सिनॉप्सिस भी मान सकते हैं, क्योंकि अगर आप एंटनी के स्पीच को समझते हो तो वो पूरे कहानी का, जूलियस सीजर जो प्ले है उस प्ले का एक छोटा सिनॉप्सिस है. मोर देन एनी अदर शेक्सपियर्स वर्क, जूलियस सीजर एक ऐसा प्ले है जिसमें रिटोरिक का कंप्लीट यूज किया गया है. आर्ट ऑफ परसुएशन के लिए भी एंटनी जो है वो इनडायरेक्टली लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा है, उनको इसलिए परसुएट कर रहा है कि वो लोग सेनेटर्स के अगेंस्ट में हो जाए, सेनेटर्स को जाकर मार दें, और साथ ही साथ वो जो उसका इंटेंशन है वो डायरेक्टली स्टेज पर लोगों के सामने प्रकट नहीं कर रहा, उसको वो एज अ व्हील यूज कर रहा है अपने इंटेंट को छुपाने के लिए. और जो एंटनी है उसके लिए ये इजी नहीं था, क्योंकि एंटनी को कॉन्स्पिरेटर्स जो थे, जो सेनेटर्स थे, वो एंटनी पे ट्रस्ट नहीं करते थे. एक ब्रूटस को छोड़कर कोई भी एंटनी को ट्रस्ट नहीं करता है. सबके मन में ये बात है कि एंटनी का ये इंटेंशन हो सकता है कि वो सीजर के मौत का बदला ले. लेकिन फिर भी जो ब्रूटस है वो एंटनी की बातों में आ जाता है और सीजर के फ्यूनरल पर उसको बोलने का मौका देता है. बट ब्रूटस ये कहता है कि तुम तभी बोलोगे जब मैं अपनी बात लोगों के सामने बोल दूंगा, सीजर को मारने का सारा रीजंस लोगों को समझा दूंगा, उसके बाद ही तुम लोगों के सामने कुछ बोल सकते हो.
तो जो ब्रूटस है वो सारे रीजंस समझा देता है लोगों को कि क्यों सेनेटर्स ने सीजर को मारना बेटर समझा कंट्री के इंटरेस्ट के लिए। और ब्रूटस एंटनी से ये भी कहता है कि तुम जो चाहो सीजर के बारे में कह सकते हो, एज लॉन्ग एज तुम सेनेटर्स के बारे में कुछ गलत नहीं बोल रहे हो, सेनेटर्स के अगेंस्ट लोगों को नहीं भड़का रहे हो। और एंटनी ऐसा ही करता है, वो सेनेटर्स के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रहे डायरेक्टली, वो एक शब्द भी नहीं बोलता कि सेनेटर्स गलत थे या उन्होंने सीजर को मार के कुछ गलत किया, बट वो अपने गोल को कैसे अचीव करता है, धोखे के थ्रू, डिसीट के थ्रू। वो अपने वर्ड्स को इस तरह से फ्रेम करता है कि लोगों के जो इमोशंस है सीजर के लिए वो जाग जाए और लोग ये समझे कि जो कुछ भी ब्रूटस ने रीजंस दिए हैं सीजर को मारने के लिए वो सारे रीजंस गलत हैं और लोग सेनेटर्स के अगेंस्ट हो जाएं। अब एंटनी का जो परफॉर्मेंस है स्टेज पे वो कोई सरप्राइज एक्ट नहीं है, वो रीडर्स पहले से समझ सकते हैं कि एंटनी ऐसा ही कुछ जाकर बोलेगा, क्योंकि जब वो कॉन्स्पिरेटर्स से मिल रहा है, जो हमने अभी जूलियस सीजर की स्टोरी को डिस्कस करते हुए देखा, कि जब वो कॉन्स्पिरेटर्स से आकर मिलता है तो वो कहता है, माई क्रेडिट नाउ स्टैंड्स ऑन सच सुपीरियर ग्राउंड दैट वन ऑफ टू बैड वेज यू मस्ट कंसीड मी, ईदर अ कावर्ड और अ फ्लैटरर। मेरा जो क्रेडिट है वो एकदम ऐसे सतह पर है जहां से कहीं पर भी स्लिप हो सकता है। अगर मैं सेनेटर्स के बारे में आप लोगों को कुछ अच्छा कहूंगा कि आपने सीजर को मारकर अच्छा किया, तो आप लोग मेरे बारे में सोचोगे कि मैं आपको फ्लैटर कर रहा हूँ, आपकी झूठी तारीफ कर रहा हूँ। और अगर मैं ये कहता हूं कि आप लोगों ने गलत किया, तो आप लोग ये सोचोगे कि मैं रोम के भलाई के अगेंस्ट हूं। तो यहाँ पे जो एंटनी है वो पूरा धोखे का पूरा पिक्चर है, डिसीट को पर्सोनिफाई करता है मार्क एंटनी, क्योंकि वो जो कह रहा है और वो जो एक्चुअल में उसका इंटेंशन है, जो वो करना चाहता है, जो उसके गोल्स हैं, वो कहीं भी मैच नहीं करते। और जो ब्रूटस है वो काफी इनोसेंट है, वो कैशियस की बात नहीं सुन के एंटनी की बातों को विश्वास कर लेता है। और जो एंटनी है उसका धोखा इस वर्ड से काफी क्लियर हो जाता है, ओ पार्डन मी दाउ ब्लीडिंग पीस ऑफ अर्थ दैट आई एम मीक एंड जेंटल विद दीज बूचर्स। जब एंटनी अकेला है सीजर की डेड बॉडी के साथ, तो वो कहता है कि सीजर मुझे माफ करना, ब्लीडिंग पीस ऑफ अर्थ सीजर की डेड बॉडी को रेफर किया गया है, कि मैं यहाँ पर तुम्हारे बुचर्स के साथ, तुम्हारे मारने वालों के साथ, तुमको मारने वालों के साथ मैं इतना जेंटली पेश आ रहा हूँ, इतना पोलाइटली पेश आ रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि एंटनी आगे कुछ करने वाला है। अब सीजर के फ्यूनरल में दोनों लोग स्पीच देते हैं, ब्रूटस भी स्पीच देता है और एंटनी भी स्पीच देता है। बट जो ब्रूटस है वो एक सीधा साधा आदमी है, इनोसेंट आदमी है, अच्छा आदमी है, तो वो अपनी बातों को सीधा सीधा लोगों तक सिंपल वर्ड्स में वो लोगों को ये समझाता है कि सीजर को मारना क्यों जरूरी हो गया था। जबकि जो एंटनी है वो अपने स्पीच में ट्रिकरी इन्वॉल्व करता है, लोगों को ट्रिक करता है, सेनेटर्स को भी ट्रिक करता है, और वो ऐसे ऐसी बातें बोलता है जिसके थ्रू वो लोगों के दिमाग को कंप्लीटली ब्रूटस के बात से हटाकर अपने बातों में ले आए और लोगों को सेनेटर्स के अगेंस्ट कर दे। ब्रूटस अपने प्रोज में रीजनिंग का यूज करता है अपने स्पीच में कि क्यों सीजर को मरना जरूरी था। और जो एंटनी है वो अपने 137 लाइंस के ब्लैंक वर्स में सिर्फ और सिर्फ रिटोरिक्स को यूज करता है और क्राउड को इंसाइट करता है, क्राउड को भड़काता है कि वो लोग सेनेटर्स के अगेंस्ट में कुछ करें, उन्होंने जानबूझकर सीजर को मारा है। और लास्ट में एंटनी क्या बोलता है अपने स्पीच के खत्म होने के बाद, जब क्राउड जो है वो सेनेटर्स को मारने के लिए पागल हो रही है, तब एंटनी कहता है धीरे से, स्टर मेंस ब्लड, कि किस तरह से लोगों का खून खौलना चाहिए, किस तरह से लोगों को बदला लेने की भावना आनी चाहिए सेनेटर्स के अगेंस्ट। एंटनी जो अपना स्पीच दे रहा है, उस पूरे स्पीच में एंटनी एक ही चीज करता है कि लोगों ने जो ब्रूटस की बात को मान ली थी कि सीजर को मरना जरूरी हो गया था, लोग अब कंप्लीटली ब्रूटस की बातों के अगेंस्ट हो जाएं। और इसीलिए वो बार बार जो ये बोलता है कि एज वी नो दैट ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन, ब्रूटस ऐसा कहता है लेकिन मेरे एग्जाम्पल से तो ऐसा है, बट फिर भी हम जानते हैं कि ब्रूटस ऑनरेबल मैन है, तो वो क्यों झूठ बोलेगा। मतलब वो लोगों के दिमाग में उनके रीजनिंग को स्टर करता है
कि जो भी ब्रूटस ने कहा वो सब गलत है, उन्होंने जानबूझकर सीजर को मारा है। किस तरह से जो एंटनी है वो बार बार इफ इट वर सो इट वॉज अ ग्रीवियस फॉल्ट, येट ब्रूटस सेज ही वॉज एम्बिशियस। डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स दे रहा है एंटनी कि मैं तो ऐसा जानता हूं ब्रूटस सीजर के बारे में, लेकिन ब्रूटस कहता है कि सीजर एम्बिशियस था, और अगर ब्रूटस ऐसा कहता है तो ब्रूटस तो ऑनरेबल मैन है, हम उसकी बात कैसे टाल सकते हैं। अपने इंटेंट को एंटनी बार बार छुपाने की कोशिश करता है। वो शुरुआत में स्पीच के कहता है, आई स्पीक नॉट टू डिसप्रूव व्हाट ब्रूटस स्पोक। मैं ब्रूटस को डिसप्रूव नहीं करना चाहता हूं, उसने जो रीजनिंग दी है सीजर को मारने के लिए उसको मैं गलत नहीं ठहराना चाहता, मैं तो यहाँ सिर्फ अपनी बातों को कहने आया हूं। जबकि सीजर एंटनी का जो एक्चुअल इंटेंशन है वो ये है कि वो ब्रूटस को कंप्लीटली आउटविट कर दे, कंप्लीटली डिसप्रूव कर दे उसकी हर बात को। और यही होता है लास्ट में, जब सारा क्राउड सेनेटर्स के अगेंस्ट हो जाता है, उन लोगों को मारना चाहता है, तो एंटनी कहता है, नाउ लेट इट वर्क मिसचीफ दाउ आर्ट अफूट, टेक दाउ व्हाट कोज दाउ विल। वो कहता है कि जो मिसचीफ है, अब तुम जो करना चाहते हो वो करो, मतलब लोग जाकर सेनेटर्स को मार दें और एंटनी किंग बन जाए रोम का। और कंप्लीटली ये जो पूरा जूलियस सीजर जो प्ले है उसमें एंटनी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि किस तरह से आर्ट ऑफ परसुएशन को मैनिपुलेट करके लोगों को भड़काया जा सकता है, किसी भी अच्छे इंसान ट्रू पीपल के भी अगेंस्ट में। तो यहां पर अब जब आप क्रिटिकल एनालिसिस लिखोगे, तो क्रिटिकल एनालिसिस लिखने में जब आप आंसर्स शुरू कर रहे हो, क्रिटिकल एनालिसिस लिखना आप जब शुरू कर रहे हो, तो पहले आपको बताना होगा कि ये मार्क एंटनी का जो स्पीच है वो कहां से लिया गया है, उसका आप डिस्क्रिप्शन दीजिए कि इसको जूलियस सीजर के प्ले से लिया गया है, जूलियस सीजर को किसने लिखा है, फिर आप विलियम शेक्सपियर के बारे में डिस्क्राइब करिए जो हमने स्लाइड में डिस्क्राइब किया, और उसके बाद आप एक शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन बताइए कि जूलियस सीजर का जो स्टोरी है वो क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में मार्क एंटनी ने ये स्पीच दिया है। उसके बाद आपको स्पीच को डिस्क्राइब करना होगा कि मार्क एंटनी अपने स्पीच में क्या कह रहा है, उसकी स्पीच का मीनिंग क्या है और उसका एक्चुअल इंटेंशन क्या है उसके बिहाइंड। और उसके बाद जो सारे अभी तक पॉइंट्स हमने डिस्कस किए क्रिटिकल एनालिसिस के अंदर, उसमें आप स्पीच को क्रिटिकली एनालाइज करिए। इस तरह से आप एक अच्छा कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव आंसर लिख पाओगे इस मार्क एंटनी के स्पीच के ऊपर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छी तरीके से, और अगर आपको फिर भी कोई परेशानी हो रही है आप प्लीज कमेंट में मुझे बताइए, हम लोग इसको फर्दर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।